हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम अपने इस वीडियो में बीपीएससी और बीएसएससी सीरीज का पार्ट 9 देखेंगे, जिसमें के बिहार जीके से 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे ताकि सभी प्रश्न याद होते चले। देर न करते हुए प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम देखते हैं आज का प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 कहता है, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर होगा कीकट। ऋग्वेद में बिहार के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो शब्द है कीकट। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में पूरा पाषाण युगीन औजार मिले हैं? बिहार के किस जिले से पूरा पाषाण युगीन औजार मिले हैं? तो वो जिले हैं मुंगेर और नालंदा। इसका उत्तर होगा मुंगेर और नालंदा। हमारा तीसरा प्रश्न है, अथर्ववेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अथर्ववेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ब्रात्य। इसका उत्तर होगा ब्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारा चौथा प्रश्न है, बिहार के बारे में सबसे पहले जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? बिहार के बारे में सबसे पहले जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? इसका उत्तर होगा शतपथ ब्राह्मण से। शतपथ ब्राह्मण से। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में ताम्रपाषाण युग के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बिहार में ताम्रपाषाण युग के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये अवशेष मिले हैं चिरांद जो कि सारण में है, चेचर जो कि वैशाली में है, सोनपुर जो गया में, और मनेर जो कि पटना जिले में आता है। यहाँ से ताम्रपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हमारा छठा प्रश्न है, बृहद्रथ वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ था? बृहद्रथ वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ था? तो इसका उत्तर होगा हर्यक वंश। हर्यक वंश का उदय हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? इसका उत्तर होगा गिरिब्रज। गिरिब्रज जो कि राजगीर के नाम से अभी करंट में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संरचना के अनुसार बिहार में पाई जाने वाली चट्टानों को कितने समूह में बांटा जा सकता है? संरचना के अनुसार बिहार में पाई जाने वाली चट्टानों को कितने समूह में बांटा जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा 4 समूह में बांटा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है 9वां, गंडक नदी बिहार में कहां पर गंगा से मिल जाती है? गंडक नदी बिहार में गंगा से कहाँ मिलती हैं? इसका उत्तर होगा सोनपुर में जो कि सारण जिले के अंतर्गत आता है। हमारा 10वां प्रश्न है, कोसी नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? कोसी नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? तो इसका उत्तर होगा सुपौल। इसका उत्तर होगा सुपौल। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? बिहार का राजकीय भाषा क्या है? इसका उत्तर होगा हिंदी और उर्दू। बिहार का राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। हमारा अगला प्रश्न है, धारवाड़ चट्टान बिहार के किस भाग में पाई जाती है? धारवाड़ चट्टान बिहार के किस भाग में पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा दक्षिण पूर्व भाग में। दक्षिण पूर्व भाग में। प्रश्न संख्या 13, विंध्य समूह के चट्टान बिहार के किस भाग में पाया जाता है? विंध्य समूह के चट्टान बिहार में किस भाग में पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा रोहतास और कैमूर में। रोहतास और कैमूर में। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी कौन था? दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी उत्तर होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने बिहार में किस स्थान पर सत्याग्रह किया था? महात्मा गांधी ने बिहार में किस स्थान पर सत्याग्रह किया था? इसका उत्तर होगा चंपारण। चंपारण में। हमारा अगला प्रश्न है,
मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में सुशोभित था? मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में सुशोभित था? इसका उत्तर होगा बिंबिसार। इसका उत्तर होगा बिंबिसार। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान से काले चमड़े के मृदभांड प्राप्त हुए थे? बिहार में किस स्थान से काले चमड़े के मृदभांड प्राप्त हुए थे? इसका उत्तर होगा बक्सर और चिरान। बक्सर व चिरान से। प्रश्न संख्या 18 है, बिहार में किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? बिहार में किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर होगा बोध गया। बोध गया। हमारा अगला 19वां प्रश्न है, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? इसका उत्तर होगा ओदंतपुरी को। इसका उत्तर होगा ओदंतपुरी को। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी? बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी? तो वह स्थान है पाटलिपुत्र। इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्र। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा के लिए चर्चित था। नालंदा किस राज्य में स्थित था या नालंदा किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा के लिए चर्चित था। यह किस राज्य में है? उत्तर होगा बिहार। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो उत्तर होगा कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। हमारा 23वां प्रश्न है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था? बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था? इसका उत्तर होगा मेगास्थनीज। इसका उत्तर होगा मेगास्थनीज। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24, बिहार आने वाला सेल्यूकस का राजदूत कौन था? बिहार आने वाला सेल्यूकस का राजदूत कौन था? इसका उत्तर होगा मेगास्थनीज। इसका उत्तर होगा मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री वेनसांग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? चीनी यात्री वेनसांग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? इसका उत्तर होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में। प्रश्न संख्या अगला है हमारा 26, बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये सुल्तानगंज, जो कि भागलपुर में है, भागलपुर जिले में पड़ता है, वहां से प्राप्त हुई थी सुल्तानगंज। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27, बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? इसका उत्तर होगा 1934 में। 1934 में। हमारा अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा चट्टान उपयुक्त माना जाता है? सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा चट्टान उपयुक्त माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा विंध्यन समूह के चट्टान। विंध्यन समूह के चट्टान। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के मैदानी भाग को 2 भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? बिहार के मैदानी भाग को 2 भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? तो इसका उत्तर होगा गंगा। इसका उत्तर होगा गंगा। उत्तरी और दक्षिणी भाग को विभाजित करती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार एवं उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? बिहार एवं उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 1936। 1936 में। हमारा अगला प्रश्न है 31, बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है, जो कि हेक्टेयर में 94.16 लाख हेक्टेयर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर होगा 21। इसका उत्तर होगा 21। हमारा अगला प्रश्न है,
ग्रीष्म ऋतु में बिहार का औसत तापमान कितना रहता है? ग्रीष्म ऋतु में बिहार का औसत तापमान कितना रहता है? तो इसका उत्तर होगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड। 32 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार में औसत वर्षा कितनी होती है? बिहार में औसत वर्षा कितनी होती है? इसका उत्तर होगा 112 सेंटीमीटर। 112 सेंटीमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35, बिहार में न्यूनतम तापमान किस महीने में रहता है? बिहार में न्यूनतम तापमान किस महीने में रहता है? इसका उत्तर होगा जनवरी के महीने में। उत्तर होगा जनवरी। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जो मिट्टी उत्तरी मैदान में पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी। वो है जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न संख्या 37, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? इसका उत्तर होगा किशनगंज। किशनगंज। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ठंड पड़ती है? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ठंड पड़ती है? इसका उत्तर होगा गया। दोस्तों, बिहार के गया जिले में सर्वाधिक ठंड और सर्वाधिक गर्मी भी यहीं पड़ती है। प्रश्न संख्या 39 होगा, नवीन जलोढ़ मृदा बिहार के किस भाग में अधिक पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मृदा बिहार के किस भाग में अधिक पाई जाती है? इसका उत्तर होगा पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। हमारा अगला प्रश्न है, बाल सुंदरी मृदा बिहार के किस किस जिले में पाई जाती है? बाल सुंदरी मृदा बिहार के किस किस जिले में पाई जाती है? तो वो जिले हैं सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण और चंपारण। सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण और चंपारण। हमारा अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा करैल कवाल मृदा। करैल कवाल मृदा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? बिहार में स्वराज दल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका उत्तर होगा श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह। हमारा अगला प्रश्न 43वां प्रश्न है, बिहार किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार किसान सभा का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 4 मार्च 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद जी के द्वारा। बिहार किसान सभा का गठन 4 मार्च 1928 में स्वामी सहजानंद जी के द्वारा अध्यक्षता में गठन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, घाघरा नदी को और किस नाम से जाना जाता है? घाघरा नदी को और किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा सरयू और लखन देई। सरयू और लखन देई। हमारा अगला प्रश्न है, सरयू नदी बिहार के किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है? सरयू नदी किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है? इसका उत्तर होगा सारण। इसका उत्तर होगा सारण। हमारा अगला प्रश्न है, सरयू नदी बिहार में कहां पर गंगा से मिलती है? सरयू नदी बिहार में कहां पर गंगा से मिलती है? इसका उत्तर होगा छपरा में। उत्तर होगा छपरा। हमारा अगला प्रश्न है 47, गंडक नदी बिहार में कहां से प्रवेश करती है? गंडक नदी बिहार में कहां से प्रवेश करती है? इसका उत्तर होगा वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण। वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कर्क रेखा के किस भाग में विस्तृत है? कर्क रेखा किस भाग में विस्तृत है बिहार के? तो इसका उत्तर होगा उत्तरी भाग में। इसका उत्तर होगा उत्तरी भाग में। प्रश्न संख्या 49 है, दलदली मृदा बिहार के किस भाग में अधिक पाई जाती है? दलदली मृदा बिहार के किस भाग में अधिक पाई जाती है? इसका उत्तर होगा पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक। पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक। हमारा 50वां और आखिरी प्रश्न है आज का, बिहार दिवस कब मनाई जाती है?
बिहार दिवस कब मनाई जाती है? इसका उत्तर होगा 22 मार्च को। हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाई जाती है। तो हमारा आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू दोस्तों। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।